इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आते हैं आज इकोनॉमिक क्लास में। इकोनॉमिक्स में देखते हैं, इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय पढ़ा, तो राष्ट्रीय आय के क्रम में बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है। आज हम उन चीज़ों को, उन बिंदुओं को फोकस करेंगे। उसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं। राष्ट्रीय आय को, जैसे हमने इससे पहले राष्ट्रीय आय को गणना करने की विभिन्न विधियां पढ़ा, अब आते हैं राष्ट्रीय आय संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। हमको उसी में सब घूम करती है। ये पेज में एक सुधार करता है। इसमें पहला हम देखते हैं, इस अवधारणा में सबसे पहले है घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद क्या है, हम उस पर फोकस करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, घरेलू। घरेलू क्या कहते हैं, किसी एक घर परिवार को घरेलू कहते हैं। हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जो भी है, हम यदि कहेंगे कि घरेलू उत्पाद से हम अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं, या हम अपनी भोजन की पूर्ति, हर एक चीज का घरेलू उत्पाद से तो हो नहीं सकता है। कपड़ा तो अपने नहीं बना सकते हैं, मेडिसिन खुद नहीं बना सकते हैं। यदि एक घर की बात करें, घर की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो ऐसे जगह में यदि भोजन कहे कि हम घरेलू उत्पाद का ही भोज्य पदार्थ केवल लेते हैं, तो ये हो सकता है। हम जो भी भोज्य पदार्थ ले रहे हो, हम जो भी भोजन ले रहे हो, केवल और केवल घरेलू उत्पाद से बने वस्तुएं से हम ये कर रहे हैं। तो वैसे ही घरेलू कहने का मतलब एक घर, चाहे वो राष्ट्र के संदर्भ में हो, चाहे एक परिवार के संबंध में हो, चाहे एक कंपनी के संबंध में हो। जैसे ही घरेलू कहें, यानी घरेलू यदि हम राष्ट्र के संबंध में कह रहे हैं तो एक राष्ट्र के अंदर ही, यदि हम कंपनी के संबंध में कह रहे हैं तो उस कंपनी के बाउंड्री के अधीन ही। यानी घरेलू उत्पाद जैसे ही हुआ, तो घरेलू उत्पाद का मतलब होता है किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित, किसी देश के आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों, गैर निवासियों, निवासियों एवं करिए, निवासियों एवं गैर निवासियों के आय को हम घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे एक बाउंड्री के अंतर्गत किसी देश का लिए है, तो उस देश की बाउंड्री के अंतर्गत जितने भी निवासी रहते हैं, वो उसके द्वारा अर्जित आय एवं घरेलू अर्जित आय जो भी है, उसको हम क्या कहते हैं, घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके द्वारा आय को हम घरेलू उत्पाद कहते हैं। उस देश की सीमा के अंतर्गत, चाहे वो वहां का निवासी हो या चाहे वहां का निवासी नहीं हो, दोनों के कुल आय को हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि घरेलू उत्पाद है। घरेलू उत्पाद में निवासियों का हिस्सा प्लस गैर निवासियों का हिस्सा दोनों शामिल होता है। यानी इसको हम यदि फॉर्मूला के रूप में कहें तो कहेंगे घरेलू उत्पाद बराबर निवासियों का हिस्सा और प्लस गैर निवासियों का हिस्सा। दोनों का हिस्सा मिल करके कहलाता है घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरा होता है सकल राष्ट्रीय, इसको आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पाद।
सेकंड। इसको हम कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट होता है राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्र जुटा हुआ है। इसका मतलब है किसी देश के आर्थिक सीमा के भीतर तथा आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों तथा सीमा के बाहर निवासियों के आय का योग राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अर्थात घरेलू उत्पाद में देश की सीमा के अंदर, देश की बाउंड्री जो है, मानते हैं यह एक देश है, यह एक देश है, तो इस सीमा के अंदर ही घरेलू उत्पाद में, इस सीमा के अंदर चाहे वो वहां का निवासी हो या बाहर का, गैर निवासी कहने का मतलब बाहरी देशों का निवासी इसके अंदर इसके अधीन रहता हो, दोनों के राष्ट्रीय आय, दोनों के आय को हम जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे घरेलू उत्पाद। और यह देश है, देश हमारे इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर केवल एक ही देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं, तो यहाँ के निवासी अन्य जगह भी तो रहते हैं। तो राष्ट्रीय उत्पाद के समय यहाँ के निवासी, यहाँ जो अपना इनका जो आय होगा वो गैर निवासी का आय इसमें शामिल नहीं होगा, और साथ ही यहाँ के निवासी यदि विदेश में रहते हैं, विदेश से जो लाभ प्राप्त होगा वो भी उसमें ऐड होगा, ये दोनों मिलाकर के राष्ट्रीय उत्पाद बनेगा। तो घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर यही है कि घरेलू उत्पाद में केवल एक बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम हो रहा हो, चाहे वो वहां के निवासी द्वारा हो या गैर निवासी द्वारा हो, दोनों के कुल आय को हम कहते हैं घरेलू उत्पाद। जबकि राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्र जुटा हुआ है, इसका मतलब उस राष्ट्र के अंदर वहीं के निवासी, गैर निवासी का आय उसमें शामिल नहीं होगा, तथा वहां के निवासी यदि विदेश में भी रहते हैं तो विदेश का आय भी वहां उसमें जुड़ जाएगा। ये दोनों का योग जो कहलाता है वो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ये देखते हैं इसमें राष्ट्रीय आय और घरेलू उत्पाद और साथ ही राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं इसके अलावे कुछ अन्य भी अवधारणाएं हैं। ये मूल अवधारणा है, मूल जो भी जहां भी बात होगी इसी दो की बात होगी, लेकिन इससे ही जुड़े, इसी को प्रतिदर्श मानते हुए, यानी इसी को बेस लेते हुए कुछ अन्य अवधारणाएं भी जुड़ी हैं। जैसे आपका सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद तो आपने पढ़ा, अब है नेक्स्ट सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसी को कहते हैं, सकल का हिंदी होता है ग्रॉस। ग्रॉस डोमेस्टिक सकल, सतत नहीं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह व्यापक अवधारणा है, हालांकि इसमें यूज इसी का किया गया है, लेकिन यह व्यापक अवधारणा इसलिए है कि विश्व की जिस भी अर्थव्यवस्था की गणना होती है, विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था की गणना इसी के आधार पर, उसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से इसी के आधार पर की जाती है कि कौन कितनी विकसित अर्थव्यवस्था है। तो सकल घरेलू, सकल ग्रॉस हो गया, ग्रॉस मतलब क्या, टोटल होता है, कुल होता है। तो सकल
घरेलू उत्पाद में क्या होगा, है तो वही सेम प्रतिदर्श है। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत स्थित निवासी उत्पादक और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, यानी सेम चीज जो ये है, किसी देश की आर्थिक सीमा अंतर्गत निवासियों एवं गैर निवासियों एवं गैर निवासियों का इसमें जो हो जाएगा आपको उत्पादक एवं उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाओं, गैर निवासियों उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं कर दीजिए, उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य यह जो है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। उत्पादक है। हाँ, उत्पादक सीमा अंतर्गत निवासियों उत्पादक, यानी वैसे निवासी जो उत्पादन करते हैं, उत्पादन में भाग लेते हैं, और गैर निवासियों उत्पादक यानी हमारे देश का नहीं, बाहर का भी नागरिक हो, यदि वो हमारे देश अधीन उत्पादन करता है या सेवा देता है, तो इन सभी का योग जो होता है, इसके मौद्रिक मूल्य का योग जो होगा वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसको शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घर अंतर्गत उत्पादन, और उसका ग्रॉस, इन सारे का ग्रॉस हम यदि जोड़ दें, सेवा और अंतिम वस्तु इसलिए कहते हैं कि कोई भी वस्तु उत्पादन के क्रम में कई फेज से होकर के गुजरता है। उत्पादन में उसका साधन लागत होता है, साथ ही उसमें विभिन्न सेवाएं, विभिन्न मजदूर लगे होते हैं, उसके अलावे वो सबसे पहले फैक्ट्री से निकलता है तो वहाँ का मूल्य होता है, उस मूल्य के बाद वो थोक विक्रेता के पास जाता है, उसका अपना मूल्य होता है, उसके बाद वो आगे बढ़ करके वो जाता है खुदरा विक्रेता के पास, उसका अपना मूल्य होता है। अन्य फेजों में उसके बाद वो उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। उपभोक्ता जो खरीदते हैं, जो कंज्यूमर खरीदते हैं, कंज्यूमर जो फाइनल कॉस्ट देते हैं, उसी को अंतिम मूल्य कहते हैं। यानी एक ही वस्तु, एक चीनी बनाने में गन्ना की खरीदारी हुई, उसके बाद फैक्ट्री उसको बनाया, फैक्ट्री में मजदूरी लगा, मजदूर लगने के बाद फैक्ट्री उसको एक कॉस्ट पर बेचा, फिर थोक विक्रेता दूसरे कॉस्ट पर बेचा कुछ लाभ लेकर, फिर जो रिटेलर है वो कुछ कॉस्ट लेकर बेचा, रिटेलर जो फाइनली उपभोक्ता तक पहुंचाता है उसी को अंतिम मूल्य कहते हैं। तो अंतिम मूल्य कहने का, जहां भी अंतिम मूल्य इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे अंतिम वस्तु, अंतिम मूल्य, तो अंतिम मूल्य का मतलब फाइनली वो जो क्या कहते हैं, जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते जो उसका कॉस्ट होगा वही उसका अंतिम मूल्य होता है। अंतिम मूल्य का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही वस्तु विभिन्न फेज से गुजरने के क्रम में, ऐसा नहीं कि विभिन्न जगहों पर एक ही वस्तु 4 जगह से होकर के गुजरा है तो चारों जगह उसका 4 मूल्य वो रिपीटेशन नहीं हो जाए, डुप्लीकेसी से बचने हेतु अंतिम मूल्य का यूज किया जाता है। तो इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। किसी भी अर्थव्यवस्था, अब हम देखेंगे कि जीडीपी का उपयोग कहाँ होता है, तो आप देखेंगे कि जीडीपी का उपयोग व्यापक रूप में होता है। इसका उपयोग देखते हैं हम किसी भी अर्थव्यवस्था की विकसित होने,
किसी अर्थव्यवस्था की शक्ति का निर्धारण या शक्ति का निरूपण करता है। परंतु यह उसकी गुणवत्ता गुणवत्ता का निर्धारण नहीं करता। सेकंड, विश्व बैंक या IMF इंटरनेशनल मनी फंड जो है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, ये दोनों किसी देश का, अपने सदस्य देशों का, किसी दूसरे का तो नहीं, अपने सदस्य देशों का के वार्षिक वृद्धि के अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि का आकलन इसी आधार पर करता है। अर्थव्यवस्था का आकलन जो है वो इसी बेस पे करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन को ही अर्थव्यवस्था का वास्तविक वृद्धि कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष जो परिवर्तन होता है वाले परिवर्तन को ही वार्षिक परिवर्तन की वृद्धि कहा जाता है। यहां आप देखेंगे जीडीपी के आधार पर हम किसी देश का वार्षिक परिवर्तन ही उसके विकसित होने का प्रमाण दिया जाता है। जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है उसी को हम कहते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है या गिर रही है, उसका विकास हो रहा है या ह्रास हो रहा है। दूसरा, अर्थव्यवस्था की शक्ति का निरूपण, कोई अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ रही है, किसी की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है, इसका आकलन जीडीपी से ही होता है। हालांकि उसकी गुणवत्ता, उसके विभिन्न प्रोडक्ट जो है उसकी गुणवत्ता इस पर निर्धारित नहीं होती है। हो सकता है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता कमजोर हो और खराब अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता अच्छा हो। गुणवत्ता किसी उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता या उसके प्रोडक्ट, उसके उत्पादकता की गुणवत्ता का निर्धारण ये नहीं करता है, जीडीपी नहीं करता है। उसकी शक्ति का निर्धारण जरूर करता है लेकिन उसकी गुणवत्ता का, उसकी क्वालिटी का निर्धारण ये नहीं करता है। ये पूछता है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि उसकी शक्ति का निरूपण करता है, उसके पावर का निरूपण करता है लेकिन उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता का निरूपण ये नहीं करता है। नेक्स्ट है विश्व बैंक या इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, यह जो किसी देश की जो अर्थव्यवस्था का निरूपण करता है या उसका जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये करता है वो बस इस जीडीपी के आधार पर ही करता है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। कोई दिवस है ना
और सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है? कुछ करके संस्कृति की साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। आप इससे पहले भी पढ़े हैं, साधन लागत को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो साधन लागत क्या हुआ? किसी वस्तु को उत्पादित करते समय उसमें प्रयुक्त सभी पदार्थ, जो भी कच्चा पदार्थ है एवं सेवा, किसी अर्थव्यवस्था में जो भी प्रयुक्त पदार्थ है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्रम में प्रयुक्त सभी पदार्थ एवं सेवा सूत्र का मूल्य साधन लागत कहलाता है। साधन लागत का मतलब, साधन लागत को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो कोई भी चीज जो उत्पादित हो रहा है, उस उत्पादन के क्रम में जो जो पदार्थ प्रयुक्त हो रहा है उसका मूल्य तथा सेवा का मूल्य मिलाकर के कहलाता है साधन लागत। अब देखेंगे इस साधन लागत में दो चीज पिछले क्लास में भी हमने रिपीट किया था कि साधन लागत में इसमें सरकार को किया गया कर भुगतान शामिल नहीं होता है, जबकि अनुदान जो होता है, यदि सरकार के तरफ से कुछ अनुदान मिल रही है तो अनुदान शामिल किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि साधन लागत में सरकार को किया गया भुगतान शामिल नहीं होता है, जबकि अनुदान शामिल रहता है। इससे आगे बहुत सारा चीज निकलेगा, इसलिए इस पॉइंट को निश्चित याद रखेंगे। नेक्स्ट है बाजार मूल्य पर घरेलू उत्पाद। सरकार को किया गया कर भुगतान। उत्पादन के क्रम में सरकार को किया गया कर भुगतान। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य वह मूल्य है, सिंपल, पहले ये हम जानेंगे कि बाजार मूल्य क्या है। बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे कोई उपभोक्ता किसी पदार्थ को खरीदते समय उपभोक्ता द्वारा अदा की जाती है।
उपभोक्ता द्वारा अदा की जाती है। उसको बाजार मूल्य कहते हैं। तो यदि यहाँ साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, यदि हम साधन लागत, आप समझ गए हैं, साधन लागत पर यदि घरेलू उत्पाद की काउंटिंग करते हैं साधन लागत, और यदि बाजार लागत पर करते हैं तो बाजार लागत घरेलू उत्पाद कहलाएगा। इसमें यहाँ जो होता है बाजार मूल्य में इसके उल्टा, जैसे इसमें सरकार को किया गया कर भुगतान शामिल नहीं किया जाता है, इसमें किया गया कर भुगतान शामिल तथा अनुदान को घटाया जाता है। देखिए, इसको बाजार मूल्य को मार्केट प्राइस कहते हैं। और सकल घरेलू उत्पाद तो आप जानते हैं जीडीपी होता है। तो बाजार मूल्य पर यदि जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं जीडीपी एमपी। और साधन लागत पर यदि आपका सकल घरेलू उत्पाद कैलकुलेट हो रहा है तो उसको कहते हैं जीडीपी एफसी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस। तो इस आधार पर कई सारा फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। जैसे यह यदि आप समझ गए होंगे स्टेटमेंट के रूप में तो यहाँ फॉर्मूला आपको इजीली आप खुद डिराइव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं जीडीपी एफसी, यानी फैक्टर कॉस्ट पर यदि जीडीपी हम ये कर रहे हों तो जीडीपी एफसी बराबर क्या होगा, जीडीपी एफसी में कर भुगतान शामिल नहीं है जबकि अनुदान शामिल है। तो जीडीपी एफसी आपका जो होगा वो फैक्टर कॉस्ट जो होगा वो तो होगा ही होगा, और उसके साथ साथ कर शामिल नहीं है, अनुदान शामिल है, इसके साथ सब्सिडी या इसको कहते हैं अनुदान। और बाजार मूल्य जो होगा जीडीपी एमपी, यह जो होगा इसमें फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ एफसी के अलावे इसमें कर भुगतान जो होगा वो माइनस होगा, माइनस कर भुगतान। और माइनस इसमें से अनुदान, चूंकि पहले शामिल कर लिया गया हुआ है इसलिए अनुदान को इसमें से, सब्सिडी को इसमें से घटाएंगे। देखिए जीडीपी यदि फैक्टर कॉस्ट पर कर रहे हो तो फैक्टर कॉस्ट आप प्लस सब्सिडी, इसमें कर भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस सब्सिडी। यदि जीडीपी एमपी पर कैलकुलेट हो रहा हो तो फैक्टर कॉस्ट आप प्लस कर भुगतान, इसमें कर भुगतान को शामिल किया जाता है इसलिए प्लस कर भुगतान, और सब्सिडी को हम पहले इसमें जोड़ चुके हैं इसलिए सब्सिडी को उसमें से माइनस करना होगा। ये दो चीज निकलता है। यदि जीडीपी और एफसी इसको हम यदि ये करें कि फैक्टर कॉस्ट पर आपका यदि हम निकालें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर निकालें
तो यह देखेंगे फैक्टर कॉस्ट में हम अब निकाल रहे हैं इसको जीडीपी एमपी से तुलना कर रहे हैं, एमपी से तुलना कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जीडीपी एफसी करते समय हमको सब्सिडी जोड़ना है, जबकि एमपी हम यहां ले रहे हैं तो एमपी में हमारा क्या है, जीडीपी एमपी में सब्सिडी क्या है, माइनस है। तो आपको इसमें सब्सिडी जोड़ने की जरूरत है, जबकि कर भुगतान एफसी में कर भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है और इसमें ऑलरेडी कर भुगतान जुड़ा हुआ है। तो इसमें से कर भुगतान को हम माइनस कर लेंगे और साथ ही इसमें सब्सिडी क्या है, माइनस हुआ है, जबकि सब्सिडी जोड़ करके हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो प्लस सब्सिडी कर देंगे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है परीक्षा में, ये चीज आपको परीक्षा में पूछता है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जीडीपी यदि हम कैलकुलेट करें फैक्टर कॉस्ट पर तो वह तुलना जो होता है जीडीपी एमपी माइनस कर भुगतान प्लस सब्सिडी अनुदान, बस इसी से ये निकला है। आप इस फाइनल या तो इसको कॉन्सेप्ट को याद रखिए या फाइनल इस कंक्लूजन को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये पूछता है। तो आज हम यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट डे आएंगे जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये दो चीज पर खास करके इस दोनों पर फोकस करेंगे। जीडीपी के बारे में समाप्त है, जीडीपी आप समझ गए होंगे। इससे जीडीपी सिंपल, उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगा हुआ है, डोमेस्टिक का मतलब ही होता है घरेलू। तो घरेलू कहने का मतलब हमारे घर के अंदर, चाहे वो घर हमारा घर हो, चाहे वो हमारा राष्ट्र हमारा घर हो, या हमारी कंपनी हमारा घर हो, हम जिसके संदर्भ में जिसकी अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे होंगे उस बाउंड्री के अधीन, चाहे वो हमारा नागरिक हो चाहे वो बाहर का नागरिक हो, उस पूरे आय को जोड़ देते हैं, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी कैलकुलेट करने का दो तरीका हमने पढ़ा है, एक तो फैक्टर कॉस्ट पर और दूसरे बाजार मूल्य पर। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर मतलब होता ही है उसमें जो जो चीज शामिल है, जो जो उसमें उत्पाद जो जो उसमें लगे हैं उस पर यदि कैलकुलेट करेंगे तो वो साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट पर होगा। यदि बाजार मूल्य पर उसी का उत्पाद बना करके हम बेचते हैं और बेचते समय हमारे पास जो आता है उसको यदि जोड़ते हैं तो वो होगा हमारा बाजार मूल्य पर जीडीपी। जीडीपी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीडीपी एफसी और जीडीपी एमपी में क्या संबंध है। आप इसको, इस फाइनल लाइन को या तो इस सेंटेंस को याद रखें या इस फाइनल लाइन को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। ये दरोगा पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जस्ट पिछले जो आपका 1275 दरोगा का ये पीटी हुआ था उसमें आप देखेंगे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट को बैठाएंगे, विभिन्न केवल दरोगा ही नहीं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे फिर से एनएनपी और जीएनपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।